नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया अब भी ईडी की कस्टडी में है। इसके पहले ईडी ने 20 मार्च को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकले गए डेटा का एनालिसिस करेगी और अभी हमें सिसोदिया से और भी सवाल पूछने हैं। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को ऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग भी शामिल है। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रोल का पता चला है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ है और ये नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ है। कन्फ्रंट कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती। जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है। ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। उधर सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना महज आधा से 1 घंटा ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरुवार को उनसे देर रात तक पूछताछ की गई थी। तो आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं आपको बताते चले कि ईडी ने कोर्ट में ये कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है और अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। वहीं ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को ऑर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग भी शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले साल 27 अगस्त के बाद दिल्ली में पहली बार सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना की रफ्तार चिंता का सबब है और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 15.64% है। एक मरीज की मौत भी हो गई है, लेकिन उसकी मौत की प्राथमिक वजह कोरोना संक्रमण नहीं है। एक दिन में 3,331 कोविड टेस्ट किए गए हैं और एक दिन में इलाज के बाद 216 मरीज रिकवर हुए हैं। होम आइसोलेशन में 1093 मरीज है। वहीं दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 96 मरीज अभी भी भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन की संख्या 0 है। कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 24 घंटे में 232 कॉल मिले हैं और एम्बुलेंस के लिए 2009 कॉल मिले हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम कोरोना को लेकर दिल्ली के अस्पतालों में पूरे इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते हैं और मरीजों की अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पर्याप्त इंतजाम हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है, ऑक्सीजन का उत्पाद भी भरपूर मात्रा में हो रहा है। इसके अलावा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। चले कि दिल्ली एनसीआर में फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर बताते चले कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केस मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 15.64% है। एक मरीज की भी मौत हो गई है, लेकिन उसकी मौत की प्राथमिक वजह कोरोना संक्रमण नहीं बताई जा रही है। एक दिन में 3,331 कोविड टेस्ट किए गए हैं। एक दिन में इलाज के बाद 216 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं होम आइसोलेशन में 1093 मरीज हैं। बताते चले कि दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में 96 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन की संख्या 0 बताई जा रही है। कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 24 घंटे में 232 कॉल मिले हैं। वहीं एम्बुलेंस के लिए 2009 कॉल मिले हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम कोरोना को लेकर दिल्ली के अस्पताल में पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते हैं और मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी काफी बढ़ गई है और ऑक्सीजन का उत्पादन भी भरपूर मात्रा में हो रहा है। चर्चा करने के लिए डॉक्टर सिद्धांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में। सर पहला सवाल सर मेरा यही है कि जिस तरह से हम मान चुके थे और एकदम रिलैक्स होकर बैठ चुके थे कि हाँ अब कोरोना चला गया है, तो क्या वजह है कि फिर से जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं? बड़ी बात ये है कि देखिए, जब पैंडेमिक आता है तो हमने पहले भी बताया था कि पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पैंडेमिक की जो इन्फेक्टिविटी थी कोविड-19 की, तो उस टाइम पे हम लोगों ने सब फेज वाइज देखा, 1, 2, उसके बाद फिर फेज 3, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैक्सीनेशन आ गए तो उससे इन्फेक्टिविटी विजिलेंस कम हो गई। पर जब जब वेदर चेंजेस होते हैं, जब जब साइंटिफिकली इसके कोई ना कोई ऐसे स्ट्रेन्स आ जाते हैं जो लेस विजिलेंट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी इसको दिखाते हैं अपनी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है तो फिर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स तरह आना शुरू होता है। तो पूरा पेंडेमिक ओवर होने में अभी पूरा पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनसंख्या भी है कि जिनको कोविड के टाइम पे जब वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ये सब हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह माइल्ड फॉर्म में मैनिफेस्टेशन होते हैं। पर अभी सबसे बड़ी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की अपनी पूरी प्रिपेयर्डनेस है। हेल्थ केयर फैसिलिटी मैनेजमेंट हम सब लोगों का बहुत अच्छे से है, और यहाँ पे हम सबके हेल्पलाइन नंबर्स और जितने भी टोल फ्री नंबर्स हैं, और जो हमारी कोविड टास्क फोर्स टीम है वो बाकायदा फिर से पूरी एक्टिव है। और चाहे वो स्पेशली ख्याल रखने की जिनका ज्यादा जरूरी है वो है स्पेशली जीरियाट्रिक पेशेंट, जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेज इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बच्चे और फिर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, तो उन सबका स्पेशली हमें खास ख्याल रखना है। और आज देख भी रहे होंगे कि हॉस्पिटल में फिर से कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर दिया गया है। जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो फिर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मरीजों को वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए आ रहे हैं, तो कोविड टेस्ट और प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर दिया गया है। तो आई एम श्योर कि जैसे वेदर थोड़ा स्टेबल होगा तो उसके बाद सिचुएशन फिर से सामान्य हो जाएगी। जी, बस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा कि कोविड के प्रोटोकॉल को जरूर हर एक जन को फॉलो करना है। जितना भी हम लोग अपनी प्रिवेंशन रखेंगे तो उतना ही हम अपनी बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। जी, अगर वही देखा जाए कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान चुके हैं कि कोविड एक मामूली सी बस एक सर्दी जुकाम है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे? मैं यही बोलूंगा कि वो इस तरह, देखिए कोविड मामूली सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं है।
ये एक पैंडेमिक जो पूरा चल रहा है, ऑनगोइंग है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में ट्रीटमेंट सबसे सही रहा, वैक्सीनेशन रेट हमारे सबसे बहुत अच्छे रहे, तो इसीलिए हम लोग इस चीज को कर पाए। पर हम वो वाला मंजर भी नहीं भूल सकते जो हम लोगों ने लॉकडाउन और पैंडेमिक का सेकंड वेव में जो देखा था। तो इस चीज को याद रखते हुए, और अब जरा भी अगर कोई पेशेंट को जरा भी लापरवाही करते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर ही फर्क पड़ेगा। तो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, कोविड प्रोटोकॉल का नियम से फॉलो करना है। और अगर कोई सिम्टम, कोई लक्षण आता है तो फौरन अपने डॉक्टर, अपने लोकल चिकित्सा, कोविड टास्क फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं। जी, वही डॉक्टर, अगर जो केसेस लगातार अब बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आप मतलब क्या बताएंगे, किस तरीके से हमें किस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, या फिर हम खान पीन में क्या चीजों को शामिल करें? चैनल के माध्यम से मैं अब दर्शकों को, व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी जो दिनचर्या है उसको बहुत नियमित रखें, बैलेंस अपना डाइट लें, और कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर में यूज ऑफ मास्क है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स है ना, उन सबका पालन करना है। और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और स्पेशली जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनके कारणवश जो वैक्सीनेट नहीं हो पाए घर मेंबर्स में, उस टाइम पर जिनका रह गया, तो उनका पुनर्वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जहां पर बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 15% से ज्यादा है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले साल 27 अगस्त के बाद दिल्ली में पहली बार सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना की रफ्तार चिंता का सबब भी है, और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 केस नए मिले हैं। तो वहीं दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी एक बैठक में बिजली सब्सिडी योजना को रोके जाने की साजिश के बावजूद इसे अगले 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मासिक खपत पर मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। वहीं 201 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी मिलेगी। आतिशी ने कहा कि अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक मान्य माने जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि यह निर्णय बीजेपी और उपराज्यपाल द्वारा योजना को रोकने के प्रयासों के बावजूद हुआ है। मंत्री ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया कराई जाएगी मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आतिशी के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी ने उन पर यह झूठ बोलने का आरोप लगाया था कि किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति मिल रही है, और दावा किया गया है कि उन्हें फिक्स चार्ज के कारण हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में भी कहा है कि दिल्ली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, और उन्हें आश्वास दिया है कि जब तक वहां यह है उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने 2019 में मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। तो आपको बताते चले कि बिजली सब्सिडी पर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जहां पर 400 से लेके 200 तक यूनिट फ्री मिलेगी। आपको बताते चले कि आतिशी ने कहा कि अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक मान्य माने जाएंगे। और वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि यह निर्णय बीजेपी और उपराज्यपाल द्वारा योजना को रोकने के प्रयासों के बावजूद हुआ है। मंत्री ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया कराई जा रही है। वहीं मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। आतिशी के आरोपों के मद्देनजर बीजेपी ने उन पर यह झूठ बोलने का आरोप लगाया था कि किसानों को मुफ्त बिजली और आपूर्ति मिल रही है, और दावा किया कि उन्हें फिक्स चार्ज के कारण हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में भी कहा कि दिल्ली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, और उन्हें
आश्वासन दिया कि जब तक वो यहाँ है उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर के किसान और मजदूर रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लेफ्ट पार्टियों के झंडे तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मजदूरों के लिए न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। और वहीं ऑल इंडिया किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और ऑल इंडियन एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन से जुड़े तमाम किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा पहनाया है और किसानों के लिए केंद्र से कर्ज माफी के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की मांग का मुद्दा भी उठाया है। तो देश भर में किसान आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलो कि रामलीला मैदान में किसानों ने प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि लेफ्ट पार्टियों के झंडे तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वे मजदूरों के लिए न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि किसानों के लिए केंद्र से कर्ज माफी के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की मांग का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। बताते चले कि पिछले दिनों किसानों ने रामलीला मैदान में महापंचायत की थी और किसान मजदूरों के वामपंथी संगठन मांगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को लेकर रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए। इसके बाद ये प्रदर्शन देश के लगभग 400 जिलों तक किया गया, जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो दादरी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे सोशल मीडिया पर कुछ लाइक और वाहवाही लूटने की खातिर लोग खुलेआम कानून को ताक पर रखकर रील बनाने में लगे रहते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाने का कानून की धज्जियां उड़ाने के साथ ही वारदातों को नियंत्रण में देते हैं। तो आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर वीडियो दादरी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग लाइक और वाहवाही लूटने के खातिर लोग खुलेआम कानून को ताक पर रखकर रील बनाने में लगे रहते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाने के साथ ही वारदातों को निमंत्रण भी देते हैं। वही लुहार अली टोल प्लाजा पर टोल के विवाद में पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने टोल मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। मारपीट का ये पूरी घटना टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस मामले में टोल मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना दादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टोल मैनेजर रजनीकांत द्विवेदी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि व्यवसायी वाहन से टोल मांगने पर ड्राइवर ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। कहासुनी के दौरान ड्राइवर ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और मौके पर पहुंचे धीरेन्द्र, अभिषेक और उसके साथियों ने कर्मचारी और उनके साथ जमकर मारपीट की। वही टोल मैनेजर रजनीकांत द्विवेदी ने मारपीट से संबंधित एक वीडियो फुटेज भी पुलिस को सौंपी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि आरोपी धीरेन्द्र जोखाबाद के पूर्व प्रधान है और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि टोल कर्मियों ने उनके ड्राइवर के साथ बदतमीजी की है और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। वही पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि लुहारी टोल प्लाजा पर आए दिन टोल को लेकर टोल कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के मामले सामने आते रहते हैं और आए दिन लुहारी टोल को लेकर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज दिखाने पर उनके वाहनों से टोल नहीं लिया जाता था, लेकिन अब टोल कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लालकुआं से लुहारनी आने वाले वाहनों से अलीगढ़ तक का टोल वसूला जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि महज
6 किलोमीटर की दूरी के लिए वह पूरा टोल क्यों दे। इस संबंध में कई बार टोल अधिकारियों से बातचीत भी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं निकला। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले कि कुख्यात गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को मैक्सिको जाकर हिरासत में ले लिया। उसे आज सुबह दिल्ली लाया गया। स्पेशल सीपी एसजीएस धालीवाल ने बताया कि अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मैक्सिको पुलिस की मदद से उसे लाया गया है। वहीं स्पेशल सेल के 2 इंस्पेक्टरों की टीम इसे लेने भेजी गई थी। ये टीम बॉक्सर को लेकर बुधवार सुबह तक भारत पहुंच जाएगी। और वहीं स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने कहा कि बॉक्सर से फरारी के दौरान किए गए अपराधों और पूरे क्राइम सिंडिकेट का पता लगाया जाएगा। दरअसल बॉक्सर और खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम पिछले साल से दीपक बॉक्सर को ट्रैक करने में लगी थी। स्पेशल सेल को इनपुट मिले कि बॉक्सर का कजन रविंद्र पहल विदेश जाकर आया है। सेल ने इसकी निगरानी की तो मालूम चला कि जनवरी 2023 में दीपक बॉक्सर विदेश भाग चुका है। इसके साथ ही रविंद्र भी गया था, जो पैसे कम पड़ने की वजह से लौट आया। स्पेशल सेल ने सोनीपत के गन्नौर जाकर इसकी गिरफ्तारी डाली। इससे पता चला कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के नाहरी गांव के संदीप नाहरी ने मदद की है, जो कैलिफोर्निया में है। और पुलिस ने नाहरी गांव में रेड कर यूपी के बरेली से पासपोर्ट बनवाने को लिए इसको पकड़ा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।